चलो सभी इधर ध्यान देना है ना। देखो इलेक्ट्रोलिसिस से पार्ट 1 के क्वेश्चन अपन ने कर लिया कि इलेक्ट्रोलिसिस जो हो रहा है, बेटा बातें नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस जो हो रहा है उस पे एनोड पे क्या बन रहा है, कैथोड पे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट्स पूछता है। ठीक है, अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कितना चार्ज, बैटरी लगाई थी ना अपन इलेक्ट्रोलिसिस में, तो बैटरी से कितना चार्ज है, कितना करंट जा रहा है, तो कितना एनोड पे क्या बन रहा है, कैथोड पे क्या बन रहा है, वो वाली चीज है। ठीक है, तो उसके लिए पहले अपन कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें समझ लेते हैं फैराडे लॉ पढ़ने के पहले। ठीक है, वो तुमको आनी चाहिए और आती होगी आधी से ज्यादा, ये सभी आती होगी। ठीक है, देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ के आए क्या होता है, क्यू से डिफाइन करते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इसकी यूनिट होती है चार्ज की। ठीक है, तो क्लियर है इतना। ठीक है, मोल भी अपन लोग पढ़ के आए, मोल होता क्या है, पार्टिकल का नंबर। बेटा बातें नहीं करो, मोल क्या होता है, पार्टिकल का नंबर। कितने पार्टिकल, 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल इज मोल। ठीक है, तो मोल होता क्या है, 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। किसी भी चीज के इतने पार्टिकल्स, एक मोल होता है। ठीक है, या फिर बोलूं इतने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पार्टिकल मतलब कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी। तो यहाँ पे अपने को जो काम आएगा वो ये है ना, 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोलूँ तो वो 1 मोल होता है कि किसी से इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये समझ में आता है। मोल के बेसिक जो 3 फॉर्मूले अपन पढ़ के आए हैं पहले। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, वॉल्यूम के टर्म्स में बोलो तो V अपॉन 22.4 लीटर, और ml में 22400 ml। और एक और क्या होता है, N/Na। N क्या होता है, कोई भी पार्टिकल, मतलब मोल, मोल क्या, इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, जो तुमको लिखना हो। क्लियर है, ये बेसिक समझ गए मोल का। ठीक है, अब एक फेराड, अच्छा एक फेराड क्या होता है, बेटा इधर बातें नहीं करो। देखो एक फेराड, ठीक है, एक फेराड क्या होता है, देखो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, समझ गए, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है फेराड। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर उसको बोलू ना, 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज। समझ गए, यही होता है 1 फेराड। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 6 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इतने पे कितना होगा, इतने का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो यही होगा ना। एक पे कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो इतने पे कितना होगा, 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, ये है ना। तो एक पे इतना होता है तो इतने पे इतना, तो ये क्या होता है, 1 फेराड। क्लियर है। और 1 फेराड की जो वैल्यू आती है जब इसको मल्टीप्लाई करते हो, वो आता है 96500 कूलम। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 96500 कूलम, और यही होता है तुम्हारा 1 फेराड। ठीक है, अब 1 फेराड ये लिखा, ये है क्या, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, ये याद रखना, यही क्वेश्चन, यहीं से अपने क्वेश्चन होंगे। ये क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसको, इसका प्रैक्टिकल यूज देखो, मैं बताता हूँ अभी क्या है प्रैक्टिकल, मतलब अपने क्वेश्चन में। ठीक है, देखो एल्यूमिनियम को रिड्यूस होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। एल्यूमिनियम प्लस 3, एल्यूमिनियम प्लस 3 को रिड्यूस होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तब वो अब एक एटम का तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब एक एटम नहीं जाता ना, सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में लाखों करोड़ों एटम्स ऐसे आते हैं। ठीक है, तो अपन हर चीज को बहुत छोटे लेवल पे किस चीज से गिनते हैं, मोल से, कि 1 मोल एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन को रिड्यूस होके 1 मोल एल्यूमिनियम बन रहा है, तो 1 मोल के लिए इलेक्ट्रॉन भी कितने लगेंगे, 3 मोल। समझ गए, तो 3 मोल, ये क्लियर है ना, 3 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, मतलब कितना चार्ज लग रहा है, 3 फेराड। ये चीज समझ में आई सबको। एक एल्यूमिनियम को प्लस 3 को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। ठीक है, तो एक एल्यूमिनियम बोला है, अगर ये भी 1 मोल लूं तो ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल। समझ में आ गया ना ये चीज, कि ये 1 1 1 है, तो इसके 6 इंटू 10⁻23 अगर एल्यूमिनियम प्लस 3 के पार्टिकल है तो उनपे कितना चार्ज लगेगा, 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे।
मतलब इंटू 3, ठीक है। और कितना एल्यूमिनियम बनेगा 6 इंटू 10⁻23। तो उसको चीजों को सब में मोल में कन्वर्ट कर देता है वो, ठीक है। तो बोलता है 1 मोल एल्यूमिनियम +3 से 1 मोल एल्यूमिनियम बनने में कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं? 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लियर है ना, एक के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फेराड, तो 3 मोल का कितना होगा? 3 फेराड। क्लियर है। तो ये अपना प्रैक्टिकल यूज अभी आएगा इसमें, ठीक है। कॉपर +2 से कॉपर बनने में कितना फेराड लगेगा? 2 फेराड। Ag+ से Ag बनने में 1 फेराड। समझ गए? तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे काम आएगा। चलो, ये क्लियर है फेराड वाला पोर्शन, ठीक है। इसको एज ए एग्जांपल में लिख लेना तो तुम लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज? जो भी है 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इधर देखो, ये फॉर्मूला पढ़ा है, Q बराबर यानी चार्ज क्या होता है? देखो किसी भी जिस पे कितना चार्ज होगा, N कितने पार्टिकल है इनटू इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन है उसका मल्टीप्लाई कर दो तो उतना चार्ज आएगा ना। 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू जो भी चार्ज है तो क्या आएगा? उस टोटल चार्ज। तो चार्ज क्या होगा? जितने इलेक्ट्रॉन है उनका चार्ज, N इंटू मतलब Q बराबर N। ये कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये टोटल चार्ज है यार। और ये E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्लियर है? तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना और जितने इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज मिल जाएगा ना इलेक्ट्रॉन्स का। तो Q बराबर N। तो यहां से में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन बोले तो N फाइंड करना है ना, इन 1 कूलम चार्ज। तो चार्ज मैंने क्या रखा? 1 कूलम। तो ये क्या आएगा? 1 = N। समझ गए? और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो N क्या आएगा? 1/E। E क्या है? 1/-1.6 इंटू 10⁻−19। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, ठीक है। 1/1.6 कितना होता है? मतलब 10/16 है वो। 10/16 को डिवाइड करना, पॉइंट का 0 100 हो जाएगा अंदर। 20 से करूँगा तो 5, 20 से करूँगा तो 5, लेकिन उससे कम है तो 5 से कम आएगा, मतलब 0.05 से कम आएगा थोड़ा कुछ। समझे? मैं सीधे ही लिख देता हूँ, 6.25 इंटू 10⁻18। 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? हाँ यही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं तो कोई चीज माइनस में कैसे होगी? वो तो चार्ज है इसीलिए ना। वो माइनस मत लगाना है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे ना। कोई भी पार्टिकल को माइनस में कैसे लूंगा मैं बोलूँ -5 ही है पेन, कुछ पॉसिबल नहीं है ना। पेन 5 ही है, प्लस माइनस कुछ नहीं होता। तो कितने इलेक्ट्रॉन पूछे तो वैल्यू प्लस में ही रहेगी। वो चार्ज के लिए अपन ने माइनस लिखा था, ठीक है। और ये क्या है? इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 1 कूलम चार्ज में। क्लियर है? वो याद नहीं करना है, बट निकालते आना चाहिए, कभी पूछ ले तो, ठीक है। अब करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही होता है। रेट मतलब टाइम के साथ हर चीज को जब डिफाइन करते हैं तो रेट बोलते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हाँ। तो करंट क्या होगा? चार्ज पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, वही तो मतलब करंट होगा। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है। तो मान लो 5 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो किए, उसी पे डिपेंड करता है ना इधर कितना करंट जाएगा। तो वही है, करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या चार्ज पर यूनिट टाइम बोलो इसको, कि इतने टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा करंट, ठीक है। तो Q बराबर IT या फिर I बराबर ये, क्योंकि ये सब जितना लिखा है ना फालतू नहीं लिखा है मैंने। ये फैराडे, या तो मैं ये करता कि फैराडे लॉ पढ़ा के फिर ये सब चीजें करता, क्योंकि क्वेश्चन हर वैरायटी से आता है। कितना चार्ज लगा, कितना फैराड लगा, कितने इलेक्ट्रॉन लगे, कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगे, सब पूछ लेगा वो। क्लियर है? चलो पढ़े फैराडे लॉ, ठीक है। फैराडे का फर्स्ट लॉ डेफिनेशन में फिर लिखवा दूंगा तुम लोगों को, अभी समझो। क्लियर? चलो
फैराडेज फर्स्ट लॉ, दो लॉ होते हैं फैराडे के, ठीक है। फैराडे ने क्या बोला है, अभी समझा के आया तुम लोगों को मैं, कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या लग रहा है, बैटरी लगती है ना, ठीक है। तो उसने बोला है कि बैटरी से जो करंट आ रहा है वो, मतलब जितना भी करंट आ रहा है उसके हिसाब से ही कैथोड पे चीजें जमेगी ना। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे चीजें जमती है, तो जितना करंट दूंगा उसके हिसाब से ही चीजें जमेगी। करंट कम दूंगा तो कम जमेगा, करंट बहुत ज्यादा दूंगा तो ज्यादा चीजें जमेगी। इतना समझ में आता है। तो फैराडे ने यही बोला है कि करंट या जो भी चार्ज है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट डिपॉजिटेड एट कैथोड के। मतलब वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लो। नहीं आया? जितना चार्ज फ्लो करेगा जितना ज्यादा, उतना ही ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। ये बैटरी है ना, ठीक है। यहां पे कोई चीज अगर डिपॉजिट हो रही है तो वो किस पे डिपेंड करती है, इस बैटरी पे ना। बैटरी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगी, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको देगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही करंट बोलते हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा बैटरी का वोल्टेज है, जितना ज्यादा बैटरी चीजें खींच रही है या जितना ज्यादा चार्ज पास करेगी, उतना ही ज्यादा यहाँ पे चीजें जमती जाएगी। तो वही लिखा है वेट डिपॉजिटेड, ये वाला वेट इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लोन। क्लियर है? ठीक है, बस यही है। ये वेट डिपॉजिटेड है, वेट डिपॉजिटेड, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं और करंट उधर जाता है, तो Q बराबर ये जो लिखा है तुम्हारा IT, कितनी देर में कितना, ये चार्ज फ्लोन। समझ गए? जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहां पे आता है ZQ। Z होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और Z की वैल्यू क्या होती है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराड, या फिर बोलूं 96500। Z की क्या वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, ठीक है। तो ये जो है W बराबर ZQ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, W बराबर ZQ क्या होता है, I इंटू टी। W बराबर ZIT, यही तुम्हारा है फैराडे का फर्स्ट लॉ। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, कैसे लिखा उसका फॉर्मूला है वो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, ये ठीक है। तो वो फिर Z की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो Z क्या लिखते हैं अपन, ये क्या होता है, मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, और ये क्या है IT, या फिर बोलूं ये इतना लिखा, ठीक है। अब क्या, रुके जा, देखो यार, जो भी क्वेश्चन में पूछे, अब Q दिया होगा तो सीधा Q रखोगे, I दिया होगा तो I, टाइम दिया होगा तो टाइम, उसके हिसाब से चीजें वैल्यू पुट करते जाओगे। क्लियर है? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी। देखो अगर मैं इसको ऐसा करूं, लिखूं, तो W अपॉन इक्विवेलेंट वेट जाएगा इज इक्वल टू, अभी लिखना मत है ना, मतलब लिख लिया वहां तक ठीक है, बट अभी रुक जाओ, डेफिनेशन भी तो लिखनी है मुझे। ये तो समझा दिया, अब फिर तुम बाद में बोलोगे क्या लिख दिया, ठीक है। हाँ, एक बार में डेफिनेशन, बस ये इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं, फिर इसके बाद डेफिनेशन लिख दूंगा। तो तुमको एक डेफिनेशन, हाँ, फिर तुम लोग छाप लेना, पहले डेफिनेशन बाद में, या पहले ये बाद में डेफिनेशन, जैसा भी तुमको फिर, वो तुम्हारी चॉइस। चलो इधर, तो ये इधर किया, ये क्या हो जाएगा, IT/F, 1 फैराड है ना वो, समझ में आता है बेटा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी।
ठीक है, तो यहां पे लिखो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी, तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी इज इक्वल टू IT बाय F। गिवन, ये गिवन मास था ना, या फिर वेट डिपॉजिटेड, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये क्या हो जाता है, मोल, तो मोल्स इनटू वैलेंसी इज इक्वल टू Q बाय F लिखूं या IT बाय F लिखूं, जो भी, समझ गए। मैं IT बाय F ही लिख देता हूं, या फिर IT अपॉन 96500 कितना, या फिर फेराड, कितने चार्ज ट्रांसफर के हिसाब से, तो F लिखना चाहो तो F ही लिख लो यार इसको, ठीक है, कितने फेराड, तो एक ये तुम्हारा ये फॉर्मूला बनता है, याद वही है, Q बराबर ZIT याद रखना है, और एक ये मतलब W बराबर ZIT, ठीक है। दो फॉर्मूले फर्स्ट लॉ के याद रखोगे, अब W बराबर ZIT और अगला क्या है, मोल्स इनटू वैलेंसी इज इक्वल टू Q बाय F, इज इक्वल टू Q बाय F। क्लियर है, रह जाएंगे याद, है ना, ठीक है, याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, ठीक है, जैसे एग्जैक्ट बुक में लिखी है तो ज्यादा बेटर है इसको, तो मैंने डेफिनेशन लिख दी, अब मैं रीड करके बता देता हूं, समझा पूरा दिया है, ठीक है। हो क्या रहा है, कितना चार्ज पास होगा कि कितना वेट यहाँ पे डिपॉजिट हो, बस यही है। क्लियर है, ये देखो, द मास डिपॉजिटेड बोलूं या फिर मास रिलीफ, देखो कितना डिपॉजिट होगा, जितना यहाँ से रिलीज हुआ होगा, ठीक है, तो या तो मास रिलीव्ड या मास डिपॉजिटेड, या फिर मास प्रोड्यूस्ड, कितना बना, देखो जितना यहाँ से रिलीज होगा उतना बनेगा, उतना ही डिपॉजिट होगा, तो मास रिलीव्ड बोले, चाहे मास प्रोड्यूस्ड बोले, या फिर मास डिपॉजिटेड बोले, ठीक है। मास डिपॉजिटेड यहीं से रिलीव हुआ है ना ऐसा पूरा मास, तो इसको या तो मास रिलीव्ड, और ये यहाँ पे यहां से होते हुए यहां जा रहा है ना, तो इसको बोला है मास, तीसरा पॉइंट प्रोड्यूस्ड, तो एक ही बात है ना, वो कुछ भी पूछे, मास रिलीव्ड, मास प्रोड्यूस्ड, वही मास डिपॉजिटेड, तो द मास डिपॉजिटेड या फिर रिलीव्ड या प्रोड्यूस्ड, वो W रखा, ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे, ये इफ प्रोपोर्शनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास इन द इलेक्ट्रोलाइट, जितना चार्ज पास हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट में, कौन करेगा, बैटरी। क्लियर है, और बैटरी वही, अब वो चार्ज को करंट के फॉर्म में दे, डायरेक्ट चार्ज के फॉर्म में दे, जैसे भी दे, और टाइम देगा साथ में अगर नहीं दे रहा है। क्लियर है, टाइम QIT इनमें से वैल्यूज दे देगा वो सारी, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये वाली चीज क्या है, W बराबर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बराबर क्या, ठीक है। W बराबर ZQ, और Q क्या होता है IT, तो W बराबर ZIT, Z क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है W बाय ये IT हो जाएगा, तो एक चार्ज ये होता है, मास डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड इनटू द सॉल्यूशन फॉर 1 सेकेंड, 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड तक पास करूंगा तो जो मास डिपॉजिट होगा वो क्या होगा, Z। इसको ऐसे देखो, देखो इधर W बराबर Z क्यों होता है, Z पता करना है मेरे को, तो क्या होता है W बाय Q, Q क्या होता है IT, समझ में आता है। तो बोल रहा है कि कितना एम्पियर करंट, याद रखना, सॉरी कितना चार्ज, या तो डायरेक्ट बोलूं कि 1 कूलम चार्ज, या फिर 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड, या तो ऐसा बोलूं, या फिर 1 कूलम चार्ज बोलूं। क्लियर है, या तो 1 कूलम चार्ज सीधा, या फिर 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड, तो ये चीज 1 हो जाएगी ना नीचे वाली पूरी, तो Z किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मतलब इक्वल हो जाएगा W के। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, जब 1 कूलम चार्ज पास करते हैं तो जो भी वेट डिपॉजिट होता है वही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, डेफिनेशन के फॉर्म में पूछे तो, समझ गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड इनटू द सॉल्यूशन फॉर 1 सेकेंड, तो जो भी वेट डिपॉजिट हो रहा है इस टाइम पे वो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगर चार्ज या मास को, मतलब चार्ज को मैं चेंज करता हूं तो मास भी चेंज होगा, तो उसको फिर ऐड कर देते हैं, मतलब डिवाइड में मार देते हैं यहाँ पे। क्लियर, ठीक है। तो W बराबर ZIT पहला फॉर्मूला याद रखोगे, दूसरा फॉर्मूला क्या याद रखोगे, मोल्स इनटू वैलेंसी इज इक्वल टू IT बाय F या Q बाय F, जो भी बोलो इसको, ठीक है। Q बाय F और IT बाय F एक ही बात है ना।
ठीक है, मोल्स इंटू वैलेंसी इज इक्वल टू क्यू बाय एफ। क्लियर है सभी को? ठीक है, तीसरा फॉर्मूला बोलो या फिर देखो फाइनली क्वेश्चन में पूछेगा क्या, वो वेट डिपॉजिटेड, अलग अलग चीजें देके। तो इस फॉर्मूले में फिर मोल्स को वापस ये करोगे गिवन मास अपन मोलर मास, तो गिवन मास ही तो डिपॉजिट हुआ होगा, तो गिवन मास यहीं पे रहने दूंगा, बाकी सब चीजें उधर ले जाऊंगा। तो गिवन मास इज इक्वल टू अपन में मोलर मास, मोलर मास से मल्टीप्लाई किया आई टी बाय एफ में, तो आई टी बाय एफ में मोलर मास ऊपर किया और मोल्स ये वैलेंसी वाले फैक्टर को नीचे मल्टीप्लाई किया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही तो वैलेंसी है। वैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो वो नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ W, वेट डिपॉजिटेड। यही तो फाइंड करना है पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आया सभी को इतना? तो फाइनल तुम्हारे फर्स्ट लॉ से क्या चीज आती है? ये कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है कितना करंट पास करने पे, बस इतना ही है। निकाल लोगे? चलो ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं फैराडे का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ का ही कंटिन्यूएशन सेकंड लॉ बोलो या फिर सेम ही चीज है। ठीक है, सेकंड लॉ चलो ठीक है, समझाना क्या, पहले मैं बोल देता हूँ फिर लिख के बता दूंगा। ठीक है, इधर देखो सभी बातें कर लो इधर। हाँ देखो, सेकंड लॉ फैराडे ने क्या बोला कि अलग अलग सॉल्यूशन में, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट बोले हुए, अलग अलग सॉल्यूशन लिए मैंने दो तीन, तीनों में अगर मैं सेम करंट पास करता हूं तो कितना वेट डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके इक्विवेलेंट वेट या ये जेड पे, समझे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पे डिपेंड करेगा। देखो तीन अलग अलग बीकर है मेरे पास, तीनों में अगर मैं 5 एम्पियर का करंट पास कर रहा हूं, लेकिन रॉड फॉर सॉल्यूशन मैंने अलग लिए हैं, तो क्या सेम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट होगा सब में? वो डिपेंड करेगा ना सॉल्यूशन कौन सा है, रॉड कौन सी है, क्या चीज टूट रही है। तो जो चीज टूट रही है उसके किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पे, क्योंकि हमेशा क्या चीज रिएक्ट करती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलूं या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यहाँ पे उस पर डिपेंड करेगा। तीनों के जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होंगे उसके हिसाब से ही तो जमेगा। इधर देखो बताऊं, वेट डिपॉजिट कब? अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करूं तीन के लिए, तीन बीकर लिए, पहला दूसरा तीसरा, तीनों के लिए मैंने लिखा W बराबर ZQ, W बराबर ZQ, W बराबर ZQ। ठीक है, मैं बोल रहा हूं तीनों में सेम करंट पास किया, तो मैं बोल रहा हूं तीनों में सेम चार्ज या सेम करंट पास किया, तो ये चीज सेम हो गई। तो वेट डिपॉजिटेड किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पे। जिसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जैसा होगा उसके हिसाब से उसका वेट डिपॉजिट होगा। समझ में आया? सबको क्लियर है ये कि तीनों में अगर मैं 5-5 एम्पियर पास कर रहा हूं तो वेट डिपॉजिट तीनों में किस पे डिपेंड करेगा? उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पे। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? वही इक्विवेलेंट वेट डिवाइड विद वैलेंसी। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये होता है ना, हाँ, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड विद एफ, सॉरी। फिर इक्विवेलेंट वेट होता है आगे का, ये तो कांस्टेंट है वैसे भी एफ, तो इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करता है। तो या तो मैं बोलूं कि जेड पे डिपेंड करता है या फिर यहाँ, ठीक है, या तो जेड पे या फिर इक्विवेलेंट वेट पे। ये तो कांस्टेंट हो गया ना, तो उस पर क्या ही डिपेंड। समझ गए? किसी को कंफ्यूजन, डाउट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, गुड। तो तीन या मतलब दो अलग अलग बीकर या अलग अलग सॉल्यूशन लेता हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं, सुन लो है ना, और तीनों में अगर मैं सेम करंट पास करता हूं तो वेट डिपॉजिटेड किस चीज पे डिपेंड करेगा? उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पे तीनों के, या फिर उनके इक्विवेलेंट वेट पे। क्लियर है? ठीक है, यही था फैराडे का सेकंड लॉ। और तीनों आपस में एक रेशो में आते हैं और उनका रेशो भाई W/E इज इक्वल टू W/, क्योंकि देखो ये चीज मैंने फिक्स कर दी ना सबके लिए, तो W/Z या फिर बोलूं W/E, क्योंकि Z E के बराबर है ना डायरेक्टली में, Z और E बराबर, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो या तो मैं बोलूं W/Z इज इक्वल टू Q या फिर W/E इज इक्वल टू Q। Q तो फिक्स कर दिया मैंने सबके लिए। तो जितना भी सॉल्यूशन ले लूं मैं, W1/WA E1 इज इक्वल टू W2/E2 इज इक्वल टू W3/E3, ऐसे करके उनके रेशियोज आ जाएंगे। क्लियर है? एक बार और मैं वापस से फैराडे लॉ लिख के बोल के बता देता हूं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, फैराडे का फर्स्ट लॉ समझ में आया? फैराडे के फर्स्ट लॉ ने क्या बोला है? वेट डिपॉजिटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास। क्लियर है? या फिर करंट फ्लो।
जो भी बोलो। चलो, तो फैराडे का सेकंड लॉ ये बोलता है, मैं एक दो डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ठीक है, देखो दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब दो अलग अलग अपन ने क्या लिए, सेल लिए है। ठीक है, वो बोल रहा है कि दो अलग अलग सेल में अगर सेम चार्ज पास करते हैं Q, कि इसमें भी Q उसमें Q, इसमें 5Q उसमें 5Q, या फिर सेम करंट सेम टाइम के लिए पास करते हैं, Q बराबर IT होता है, तो या तो बोलो सेम करंट सेम टाइम के लिए या फिर सेम चार्ज। समझ में आता है इतना? Q बराबर IT होता है, ये एम्पियर में होता है, ये सेकंड में होता है, ये कूलम। 5 एम्पियर करंट 2 सेकंड के लिए दोनों में पास करूं अगर, या तो ऐसा बोल के देगा कि 5 एम्पियर फॉर 2 सेकंड इसमें भी, 5 एम्पियर फॉर 2 सेकंड इसमें भी, या फिर बोलेगा सेम कूलम ऑफ चार्ज, 5 कूलम चार्ज इसमें या 5 कूलम ऑफ चार्ज इसमें। समझ में आता है? तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जब दो अलग अलग सेल्स में अपन पास करते हैं, तो इसमें कितना डिपॉजिट होगा यहाँ पे, और इसमें कितना डिपॉजिट होगा, सेम होगा क्या? नहीं ना, अगर अलग अलग सॉल्यूशन ले लूं, अलग अलग रॉड्स ले लूं, तो कुछ तो फर्क आएगा। करंट सेम पास कर रहा हूं तो वो बाकी चीज किस पे डिपेंड करेगी, Z पे। क्योंकि देखो इधर देखना, अपन ने क्या लिखा था, वेट इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट डिपॉजिटेड इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास। तो W बराबर ZQ, W बराबर ZIT। इतना समझ में आता है? ठीक है, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड विथ F या 96500, या फिर बोलूं इक्विवेलेंट वेट डिवाइड विथ F। इतना समझ में आता है सबको? ठीक है, तो ये चीज तो कांस्टेंट है ना, ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो Z किसके बराबर है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो गया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया। तो ये वाली चीज समझ में आती है? ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज में पास कर रहा हूं, ये W बराबर ZQ है, तो ये तो फिक्स हो गया ना फैराडे के सेकंड लॉ से। तो ये भी फिक्स हो गया, तो बचा क्या, W किस बराबर Z, मतलब ये तो फिक्स हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, ऐसा इक्वल टू नहीं डायरेक्टली। समझ में आता है? Q फिक्स हो गया तो वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इस पे, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये कम तो ये कम। समझ गए? तो वेट डिपॉजिटेड किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। या फिर बोलूं Z किसके बराबर है, इक्विवेलेंट वेट, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। तो ये फैराडे के सेकंड लॉ ने बोला है कि जो अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करता हूं, तो जो वेट डिपॉजिट हो रहा है वो दो चीजों पे डिपेंड कर सकता है, या तो बोलूं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट वेट पे। क्लियर है सभी को? और वही डेफिनेशन उसने लिखी है। ठीक है, अब इस चीज को वो जब वो दोनों का आपस में कंपेयर करता है कि इस पे कितना डिपॉजिट होगा, इस पे कितना डिपॉजिट होगा, तो उस कंपैरिजन को वो इस फॉर्म में लिखता है। देखो ये है, ठीक है, तो ये वाली चीज कांस्टेंट हो गई ना, W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, मतलब ये फिक्स हो गया ना, तो W1 बाय W2 इज इक्वल टू E1 बाय E2 लिखूं। ठीक है, W1 बाय W2 इज इक्वल टू ये E1 बाय E2, या फिर इस चीज को ऐसे बोल देते हैं कि W1 बाय E1 पहले का इज इक्वल टू दूसरे का W2 बाय E2। ये होता है। समझ गए कि कितना वेट डिपॉजिट होगा किस पे डिपेंड करता है, उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस पे, या फिर बोलो इक्विवेलेंट वेट पे, क्योंकि 96500 तो फिक्स है। क्लियर सभी को? ये इतना ही होता है तुम्हारा फैराडे का सेकंड लॉ। ठीक है, अब इससे एक चीज और तुम लोग देखना, अभी जो अपन पढ़ के आए हैं, ठीक है, क्या पढ़ के आए, मोल्स इनटू वैलेंसी। ये फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, मोल्स इनटू वैलेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय F या IT बाय F, इधर सारे Q बाय F होता है। ठीक है, अपन एक चीज पहले सॉल्यूशन में पढ़ के आए ना, वैसे वो यहां से भी डिराइव हो जाएगी, बट तुमको सीधा याद होना चाहिए, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, या फिर बोलते हैं मोल्स इनटू वैलेंसी इज इक्वल टू N2V2। तो ये मोल्स इनटू वैलेंसी को मैं नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम भी लिख सकता हूं ना, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट का नॉर्मलिटी देगा कि 0.5 नॉर्मल का इलेक्ट्रोलाइट है, तो फिर ये लगाना पड़ेगा।
ठीक है, तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, NV इज इक्वल टू Q/F। समझ में आता है ये? और N क्या है? नॉर्मेलिटी है। कोई डाउट किसी को? है क्या डाउट? बहुत ज्यादा फॉर्मूले हो गए क्या? कैसा लग रहा हो? बहुत ज्यादा हो गए? शक्लें ऐसी मत बनाओ, सुनो, एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, W बराबर ZIT, बस, और कुछ नहीं है। W बराबर ZIT, यही है फॉर्मूला। और Z याद रखना क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट डिवाइड विद 96500। तो फाइनली तुम एक ही फॉर्मूला याद रखो, एक लास्ट लिख रहा हूं, ठीक है। तुमको क्या याद रखना है? वेट डिपॉजिटेड या मास डिपॉजिटेड। मैं ऐसे लिखूं सीधा, मास डिपॉजिटेड, यही फाइंड करना होगा अपने को, क्योंकि इज इक्वल टू किसके बराबर लिखूं इसको मैं? W बराबर ZIT याद रहेगा, ठीक है। Z कंफ्यूज कर रहा है ना, तो Z की वैल्यू लिख लूं मैं इक्विवेलेंट वेट, ये होता है, इंटू Q/F तो होता ही है, तो ये F या 96500 लिख देता हूं उसको भी मैं, तो ये बस इतना तो याद रख लोगे ना, कुछ नहीं तो बस। अब इसको तो फिर तुम Q क्या होता है? I इंटू T। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी। वैलेंसी चार्ज से निकालते हैं, एल्यूमिनियम पे +3 तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, कॉपर +2 है तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, सोडियम प्लस है तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, ठीक है। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो उसकी 2 हो जाएगी, वाटर के लिए 2 होगी, वो जो अपन ने लिखे थे 4, समझ गए, वो इसके लिए लिखे थे। क्लियर है? तो ये इतना तो याद रख लोगे, मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू चार्ज अपॉन 96500। अब वो टाइम देगा तो चार्ज को भी स्प्लिट करना पड़ेगा I इंटू T में, और इक्विवेलेंट वेट नहीं देते हुए वैलेंसी देता है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी करना पड़ेगा। जैसे कॉपर +2 दिया है तो कॉपर का वेट लिखोगे ऊपर 63.5 डिवाइड विद उसकी वैलेंसी 2, तब जाके इक्विवेलेंट वेट लिख पाओगे ना। समझ गए सभी? तो या तो फाइनल ये वाला फॉर्मूला याद रखो, या फिर W बराबर ZIT से सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग वेराइटी बन सकती है अगर वो नॉर्मेलिटी दे रहा है, कि सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी दी और कुछ नहीं दिया, तो मैं नॉर्मेलिटी इंटू वैलेंसी रखूंगा फिर, समझ गए। अगर मोल्स दिए तो मोल्स इंटू वैलेंसी रखूंगा। याद नहीं करने वो, बस कन्वर्जन या तो फिर तुमको आना चाहिए, मोलरिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए पूरा, नॉर्मेलिटी का पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोल्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो तुम किसी का भी किसी में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, आराम से 10-15 क्वेश्चन है, 10-15 क्वेश्चन में तो सीख जाओगे, ठीक है, आराम से इतने करवा दूंगा तो क्लियर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, चलो ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन तो पढ़ के बता देता हूं मैं, है ना, लिख दीजिए बस। सेकंड लॉ फैराडे क्या बोलता है अभी तक देखो, व्हेन इक्वल चार्जेस, मतलब दोनों में सेम चार्ज, जो मैंने यहाँ लिखा है Q, है ना, इफ पास थ्रू 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल, Q दोनों से पास करूंगा, एंड देयर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, हाँ, और ये सेल सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। देन द मास डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, ये विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस मतलब Z, ठीक है, या फिर और रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास मतलब E। तो बोल रहा है मास डिपॉजिटेड मतलब W, तो W या तो Z के साथ रेशियो में आएगा या फिर E के साथ, तो वही लिखा है अपन ने, ये W या तो Z के साथ या E के साथ, है ना। Z के साथ भी ये ऐसे लिख सकते हो ना, W1/W2 इज इक्वल टू Z1/Z2, ठीक है। इससे ये आया, और इक्विवेलेंट से लिखोगे तो ये बोल दोगे। अपने को क्वेश्चन में ये वाला यूज होता है, W1/W2 इज इक्वल टू E1/2, Z से कभी नहीं देगा ऐसे डायरेक्टली, क्योंकि Z देता भी है तो Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड विद 96500, तो दोनों के 96500 कट जाएंगे ना, तो बचना तो E ही है, ठीक है। तो इसे क्वेश्चन आता है, याद रहेगा सभी? चलो ठीक है, ये देखो क्वेश्चन करोगे, ठीक है। अच्छा, कितने हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं करना है? हाथ खड़े करो। नहीं वाले, ढंग से रीजन मत दो, ढंग से हाथ खड़े करो। नहीं करने वाले 2 3 4 5 6 7 ही हैं, बाकी सब मतलब मेजोरिटी विंस, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं आगे, है ना।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो देखो, पहली क्लास है तो एनर्जेटिकली पढ़ लेना, ठीक है। 11 बजे तक है क्लास। चलो क्वेश्चंस करें। देखो, कल अपन ने फैराडे लॉ सीख लिया था, दोनों लॉस, फर्स्ट और सेकंड। ओवरऑल कंक्लूजन यही आया था फैराडे लॉ से। बेटा जो नहीं आया इधर देख लेना, है ना। ओवरऑल कंक्लूजन यही आया था फैराडे लॉ से कि अपन कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें कि ये एनोड से कोई चीज कितनी टूटे, सॉल्यूशन में कितनी जाए और कितनी जमे। तीन ही वर्ड्स हो सकते हैं, जो इधर जमेगी वही टूटे होगी। समझ गया ना ये चीज, ठीक है। तो प्रोड्यूस्ड ये और डिपॉजिटेड एक ही बात है। तो वही बोल रहा था कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे कि कितना वेट इसका टूट के इस पे जमे, यही होता है फैराडे लॉ, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब एक मोल बोलते हैं उसको, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब एक मोल बोलोगे। एक मोल इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब चार्ज देखना, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर एक मोल का हो रहा है तो 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी लगी है, ठीक है। और 2 फेराड मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन तो 2 फेराड, 3 मोल इलेक्ट्रॉन तो 3 फेराड, ऐसे। क्लियर है। और फॉर्मूला लिखा था अपन ने, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब सॉरी, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ वही करंट अप्लाई, ठीक है, या चार्ज क्यू, करंट इनटू टाइम तो चार्ज, ठीक है। वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज गिवन या चार्ज जो भी है, ठीक है। तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के जेड आया था और क्यू को आई टी लिख सकते हैं, तो डब्ल्यू बराबर जेड आई टी, यही अपना फॉर्मूला था। जेड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, ठीक है। इतना ही था, ठीक है। अब क्वेश्चन करें। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस। ये कुछ रिडक्शन हो रहे हैं तो इनमें कितने चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो देखो, पहला इसने बोला ना 1 मोल, तो तुम 1 को ही लेके करोगे, क्योंकि जब अपन बैलेंस रिएक्शन बनाते हैं तब वो एल्यूमिनियम वाले केस में ज्यादा जाता है। अगर सामने कौन है उसके हिसाब से कि 3 क्लोरीन है तो 3 के हिसाब से वो फिर 1 क्लोरीन आधा बच जाएगा, तो फिर इधर 3 का इधर 2 का उधर 3 का मल्टीप्लाई, तो पूरी रिएक्शन तो दी नहीं है। और उसने बोला है ना 1 मोल का ही रिडक्शन कराओगे। चलो हाँ 1 मोल बोला है ना कि 1 मोल का रिडक्शन कराओगे, तो मैंने क्या लिखा, 1 एल्यूमिनियम प्लस 3 लिखूंगा ना। 1 मोल मतलब आगे जो चीज लिखी रहती है वही मोल होता है। तो 1 इससे क्या बन रहा है, 1 ही बनेगा। तो यहाँ पे कितना 0 चार्ज है, ट्रांसफर कितने का हुआ 3 ना, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल अगर होता, सिर्फ 1 एल्यूमिनियम होता तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। 1 मोल एल्यूमिनियम है तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। समझ में आया ना ये चीज, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, या फिर बोलूं 1 फेराड चार्ज क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फेराड, ठीक है। तो यहाँ 3 मोल इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितना होगा 3 फेराड। 1 मोल मतलब 6 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठे होंगे तो उनके एक साथ उन पूरे चार्ज को क्या बोलूंगा 1 फेराड। तो ऐसे 3 बार जब इकट्ठे होंगे, समझ गए ना, 6 × 10⁻23 × 3, इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठे होंगे तो उसके चार्ज को क्या बोलूंगा 3 फेराड। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 3 फेराड के बराबर होगा ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा 3 फेराड, इतना समझ में आया। तो यहां से यहाँ पे ट्रांसफर होने में कितना चार्ज लग रहा है, 3 फेराड का चार्ज ही पूछा था अपन ने, और चार्ज कितना लग रहा है 3 फेराड। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 फेराड, ठीक है। सेकंड क्या दिया है, 1 मोल दिया है ना, ये भी कॉपर +2 से काय में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 2 फेराड, क्योंकि 1 मोल का 1 होता है। अगला थर्ड क्वेश्चन, MnO4- से Mn+2 बन रहा है। तो यहाँ पे मैंगनीज पे कितना चार्ज है, 4 × 8, 8 में से 1 ऊपर आ गया तो -7, तो +7, तो +7, तो +7 से कहीं में कन्वर्ट हो रहा है +2 में, तो 5 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो रहा है ना बस। तो अपन ट्रांसफर के हिसाब से ही देखते हैं कितना करंट लगा, तो ट्रांसफर जितने का वो उसके हिसाब से 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे। 5 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा 5 फेराड, क्योंकि 1 मोल का 1 होता है। क्लियर है सभी को। चलो बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ तीनों, चलो हाँ बैठो, बैठ जाओ ना। 4-5 बजे तक तीनों लेक्चर में खड़ा रहेगा, एक नहीं तीनों में, फिर तीनों या तो बैठ या तीनों में खड़ा रख दूंगा मैं, याद रखना। चलो इधर इधर देखो,
सेकंड वाला क्वेश्चन करें, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी किस टर्म्स में पूछ रहा है, फेराड, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में पूछ रहा है। इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ये क्लियर है, ये को करते हैं अब। चलो देखो पहला क्या है, CaCl2 लिखा है। CaCl2 से क्या कैल्शियम +2 बनेगा और 2 क्लोराइड अलग हो जाएंगे, ये रिएक्शन बनेगी, ठीक है बेटा इधर है ना। तो कैल्शियम देखो, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन, ये ठीक है कि इस कैल्शियम से मोल्टन से कितना ग्राम कैल्शियम बनेगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है कैल्शियम पे, 2। हाँ मतलब ये मोल्टन स्टेट में था, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन खींच के इधर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने मोल का ट्रांसफर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का, समझ में आता है ये, ठीक है। हाँ तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 2 फेराड होगा, ठीक है। अब मुझे वेट बताओ, कैल्शियम का वेट कितना होता है, 40 होता है। तो मैं ये बोलूँ ना कि 40 ग्राम 1 मोल हुआ, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये बन कितना आ रहा है, 1 ही मोल बन रहा है ना। तो 1 मोल कैल्शियम को बनने में कितना चार्ज लग रहा है, 2 फेराड। यही बात तो ये है ना, 1 मोल कैल्शियम को जमने में या बनने में 2 फेराड चार्ज लग रहा है। और 1 मोल कैल्शियम का वेट कितना होता है, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम को जमने में कितना, 2 फेराड लग रहा है। तो इसने पूछा क्या था, 20 ग्राम को जमने में कितना फेराड लगेगा, 1 फेराड, ठीक है, समझ गए चीज। तो 20 ग्राम के लिए कितना लगेगा, ये अपना आंसर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली, अब मैंने तो स्टेप्स में किया है जो कि समझा रहा हूँ, वरना क्वेश्चन देख के तुम देखना कि मोल्टन CaCl2 से कैल्शियम बन रहा है, ठीक है। तो 1 मोल से 1 मोल ही कैल्शियम +2 बनेगा। और चार्ज ट्रांसफर कितना होता है कैल्शियम के केस में, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 40 ग्राम, कैल्शियम का वेट 40 होता है ना। तो मैं या तो ये बोलूँ कि 1 मोल बनने में 2 फेराड लग रहा है, या फिर 40 ग्राम बनने में 2 फेराड लग रहा है। तो 20 ग्राम बनने में कितना लगेगा, 1 फेराड। हाँ आ जाओ, लेट कहाँ से हुआ है, बैठो। चलो बाकी इधर सारे इधर, ये समझ में आया सभी को, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन करें, देखो इधर, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराड, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ यही बस क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। उसमें वो अगर अलग से बोलता करंट तो करंट निकालता, इलेक्ट्रिसिटी या उसका वो क्या होता है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराड। हाँ अगर इलेक्ट्रिसिटी भी निकालना हो तो 1 फेराड चार्ज है, टाइम वाइम कुछ है नहीं, तो फिर निकाल, फिर में कैसे निकालेगा, Q बराबर IT होता है, ठीक है। तो T गायब है ना, इसीलिए, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, वो 1 फेराड के टर्म्स में ही दी होगी तुमको क्वेश्चन में, ठीक है। अगला 40 ग्राम ऑफ, अच्छा ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सेकंड का फर्स्ट 1 फेराड है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 40 से 1 2 तो इतने से इतना, 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। देखो Al2O3 से क्या हो गया, देखो जब भी क्वेश्चन आएंगे ना तुमको सिर्फ चार्ज देखना होता है। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3 होता है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ कर देता हूँ ना, यहाँ पे, फिर बाद में मिटा दूंगा। हाँ बैठ जाओ। देखो Al2O3 से कितने एल्यूमिनियम बनेंगे, 2 एल्यूमिनियम बनेंगे, ठीक है। लेकिन और चार्ज कितना आएगा उस पर, +3। तो मुझे पता ना 1 मोल होता तो +3 चार्ज ट्रांसफर होता, 2 मोल है तो +6 हो जाएगा। तो मैं 1 मोल के हिसाब से करूँ क्वेश्चन तो ज़्यादा सही है ना। ये समझ में आया सबको, एल्यूमिनियम कितना चार्ज ट्रांसफर लेके जाएगा, मतलब 1 मोल जमने में 3 फेराड, क्योंकि एल्यूमिनियम पे +3 होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम +3 यही है मेरा, 1 मोल है, 1 मोल मतलब 3 फेराड, ठीक है। 1 मोल का मतलब वेट कितना होता है एल्यूमिनियम का, 27 ग्राम। तो मैं ये बोलूं कि 1 मोल को बनने में, 1 मोल जमने में 3 फेराड लग रहा है, या फिर बोलूं 27 ग्राम जमने में 3 फेराड लग रहा है, एक ही बात है ना। अब मैं उसको किसी भी टर्म्स में बोल सकता हूँ, ठीक है।
आ रहा है समझ में? ठीक है, तो एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है 27, तो 27 ग्राम जमने में 3 फैराड लग रहा है। तो उसने पूछा था 40 ग्राम जमने में कितना लगेगा, तो 27 में 3 है तो 40 में कितना लगेगा देख लेंगे एक्स वाली मेथड से, इसमें इतना तो इसमें कितना तो डिवाइड, तो ये हो जाएगा 27/40 इज इक्वल टू 3/x। अब सॉल्व कर लेना, x को इधर रखना, बाकी सारी चीजें, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 40 × 3 डिवाइड विथ 27, तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा 4.4 फैराड, है ना? क्लियर है? हाँ समझ गया ना? हाँ, तो जरूरी थोड़ी कि 1 मोल पूरे इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, आधे जा रहे होंगे, आधे के आधे जा रहे होंगे कभी ऐसा। हाँ, ये तो उसी से होंगे। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को बेटा इसमें? सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल ही है। हाँ ठीक है, चलो अगला, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ये से ये। क्लियर है? चलो, तो 1 मोल बोला है ना, तो अपन 1 मोल का ही ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो 1 मोल वाटर का ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो क्या बनेगा, हाफ O2 ही बनना है 1 मोल से, तो क्योंकि उसमें एक ही था तो एक ही बनेगा। क्लियर है? हाँ सुनो, ठीक है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ये, ठीक है, कूलम में पूछिए यहाँ पे। चलो, तो यहां से यहाँ पे इसको बनने में कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे होंगे? 2 ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, ये कितना, एक ऑक्सीजन है ना, देखो बेटा ये एक ही ऑक्सीजन है, मतलब -2 है ये। क्लियर है? हाँ मतलब वही यार, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये 0 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2, तो इसको ऐसे समझ लो, -2 से ऑक्सीजन पे 0, ऐसा हाफ O2 ये, क्योंकि वाटर में -2 चार्ज और उससे ऑक्सीजन बनेगा तो -2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके ही बन रहा होगा, तो ऑक्सीजन के ट्रांसफर के लिए कितना लगता है, -2। क्लियर है? ठीक है, या फिर अपन ने याद रखा था कि वाटर के लिए याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन, समझ गए? सिंगल ऑक्सीजन का पूछे तो -2 और वाटर के लिए पूछे तो -2, तो वो क्वेश्चन इसीलिए याद रखे थे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से अपने क्वेश्चन होते हैं, तो वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, 2, है ना? चलो, O -2 से हाफ O2 है, कितना ट्रांसफर, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 फैराड। ये समझ में आता है सबको? अच्छा, ये कहाँ है, ये एल्यूमिनियम लिखा है, ये कॉपर लिखा है, मैग्नीज +2 लिखा है, ठीक है। वो पता है क्यों बोला मैंने, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्ट मार रहा था और मैंने बताया नहीं था। चलो इधर O -2 से 0 हो रहा है, मतलब 2 फैराड, ठीक है, 2 फैराड में दिया ना इसने, और पूछा गया था हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम पूछा था, ठीक है, तो 1 फैराड मतलब क्या होता है, 96500 कूलम, तो कूलम में आ गया चार्ज, फैराड में था कूलम में आ गया, मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आएगा, तो एक साथ बोल देता ना, ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब अगला वाला करें क्वेश्चन। अपने को सिर्फ चार्ज ही देखना है ना, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 1 मोल इससे ये बन रहा है, तो यहाँ पे आयरन पे क्या है, +2, यहाँ कितना हो जाएगा, +3, एक आयरन पे ना, क्योंकि एक है तो उससे एक ही बनेगा, तो अपने को बस चार्ज ट्रांसफर देखना है एक का, तो उसके हिसाब से अपने को करंट पता लग जाएगा। अगर ये 2 मोल बोलता तो 2 के हिसाब से डबल कर देता चार्ज को भी। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर कितना हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन बोलूं या फिर 3 फैराड, मतलब 3 × 96500 कूलम, ये आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना। सॉरी, हाँ ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, हाँ है ना, तो 1 फैराड मतलब 1 × 96500, तो वैल्यू वही रह जाएगी। समझ गया ना? चार्ज को देखना है और उतने फैराड, उसके हिसाब से जो भी पूछे वो कर देना, वेट पूछे तो वेट निकाल लेना, और कूलम में पूछे तो कूलम, और फैराड में पूछे तो फैराड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करें ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन करने के लिए ये नीचे वाला मिटा दूं। चलो, अब सॉल्यूशन ऑफ कुछ ये दिया है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो सॉल्यूशन में दिया है और इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के लगे, इमेजिन करते जाया करो, यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो बैटरी कितने की लगा रखी है, 5 एम्पियर, ठीक है, फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट तक वो बैटरी को चालू रखा बटन से, ठीक है। व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड,
तो निकल का कितना मास डिपॉजिट हुआ होगा, ये कैसे पता करेंगे? जितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे उतना फेराड चार्ज गया होगा और कितने टाइम के लिए वो निकाल लेंगे, मतलब करंट इनटू टाइम से चार्ज आ जाएगा। सिंपल। हाँ, Q बराबर IT से। हाँ सुनो, ठीक है। देखो तुमको क्वेश्चन इमेजिन होगा ना क्या पूछ रहा है वो, कि इतना 5 एम्पियर का करंट इतने टाइम के लिए अगर पास करूं तो यहाँ कितना है जमेगा। तो यहाँ से करंट और टाइम दिया है तो उससे चार्ज आएगा Q, कि कितना चार्ज गया। ठीक है, अब इतना चार्ज जाएगा तो कितना जमेगा, ये कैसे निकालेंगे अपन? वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये देख सकते हैं। देखो या तो यूनिटरी मेथड से पहले कर लेते हैं फिर फॉर्मूले से कर लेंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड से कैसे? ऐसे क्या हो रहा है, निकल वाला ना, NiNO3 होल ट्वाइस से क्या बनेगा, निकल का एलिमेंट बनेगा ओरिजिनल, तो वो हो जाएगा 0। यहाँ पे निकल पे चार्ज कितना जाएगा? +2, क्योंकि उधर तो निकल जमेगा ना उस पे एलिमेंट के फॉर्म में, यहाँ पहले अलग होगा फिर उससे इलेक्ट्रॉन खींच के उधर जमेगा, तो ये निकल ही रहेगा। NO3, ठीक है, NO3 माइनस होता है। चलो तुम लोग वही कंफ्यूजन में हो अभी तक, है ना। NO3 माइनस में होता है तो 2 है तो -2 दे +2, और जमेगा किस फॉर्म में? निकल अलग होकर उस पे जमते जाएगा। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर कितने का हो रहा है? 2 फेराड। इतना समझ में आया? ठीक है, 2 फेराड मतलब इसको कूलम में चेक कर लूं मैं, पक्का? ठीक है, कर लेते हैं। 2 × 96500 कूलम चार्ज अगर जाता है तो कितना निकल जमता है? निकल का वेट कितना होता है? 58। ठीक है, दिया नहीं, याद रख लेना। ठीक है, ठीक है, नहीं मैंने गलत लिखा था। इतना समझ गए कि इतना कूलम पे कितना जमेगा? 58 ग्राम। अब वो बोल रहा है कि अगर वो करंट, मतलब चार्ज कितना, करंट के फॉर्म में दिया है उसने 5 एम्पियर और 20 मिनट, तो यहां से मुझे ये पता ना Q बराबर क्या होता है? IT, करंट इनटू टाइम। समझ में आता है? तो करंट कितना दिया है? 5 एम्पियर, टाइम कितना दिया है? 20 मिनट। हमेशा इसको सेकंड में रखना, ठीक है, मिनट्स में नहीं रखोगे। मिनट आर का होगा तो सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तो ये क्या होगा? 20 × 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20। तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 2 = 10, 10 में फिर 2 20, 20 और 2 0 और तो 2000। समझ में आया? और चार्ज है तो टाइम में होगा, कूलम में। ठीक है, तो करेंगे हर क्वेश्चन को उसकी यूनिट उसमें, क्योंकि देखो टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकंड, ना कि मिनट या आर, तो उसके SI यूनिट्स में ही रखते हैं अपन। ठीक है, तो इतने में अगर इतना ग्राम जम रहा था तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं सिर्फ इतना कूलम चार्ज पास करता हूं उस बैटरी से तो कितना जमेगा? समझ गए ना? टाइम 20 है, मिनट का मिनट मतलब 60 सेकंड, ये 20 और मिनट का, अच्छा सॉरी 60 रखना है वो, हाँ समझ गया। ठीक है, हाँ सॉरी मेरा फॉल्ट। इधर देखो 5 × 20 और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 रखना था, मेरे को गलती से रिपीट कर दिया। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। तो 6 × 2 = 12 और 12 × 5 60। ठीक है, तो ये 60 और फिर 2 0 और, तो ये हो जाएगा 6000 कूलम। तो इतने कूलम में इतना, तो 6000 कूलम में कितना निकाल सकते हो? ठीक है, निकाल लोगे। इसको इधर ले जाना, उसको उधर पहुंचा देना, कर लेना। ठीक है, आंसर इसका जो भी आ रहा है, क्या आ रहा है? 1.8। ठीक है, तो 1.8 ग्राम जम रहा है। क्लियर है? ऐसे हुआ या तो ये समझ गए ना कैसे? अब इसी को फॉर्मूले से करें। देखो पहली चीज तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि अगर 2 अलग अलग कंटेनर दिए होते हैं या 2 अलग अलग वो होते हैं तो समझ जाना कि सेकंड फेराड उसका सेकंड लॉ, यहाँ 2 अलग नहीं थे ना, एक ही था, तो समझ जाना फर्स्ट लॉ का। फर्स्ट लॉ का एक ही फॉर्मूला है, W = ZIT। क्लियर है? फॉर्मूला क्या अपना? W = ZIT। वेट डिपॉजिट ही पूछ रहा है और वही पूछता है हमेशा,
ठीक है। Z क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। वो क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। ठीक है, और I की वैल्यू कितनी दे रखी? 5, और टाइम की वैल्यू 20 मिनट है, तो वो 20 × 60। ठीक है, E कितना होता है? इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी। ठीक है, तो इसको मैं सीधा मिटा के, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, निकल का 58 डिवाइड विद वैलेंसी, तो वैलेंसी कितनी है इसकी? 2 आ रही है ना। तो बस वही मतलब वही चीज को अपन ने इधर किया। देखो कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं, सही है। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना पूरा, तो CMCV आएगी। देखो 5 × 20 × 60, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6000। ठीक है, और ये अगर मैं x इधर ले जाता तो उधर 6000 × 58 होता, डिवाइड विद ये, तो देखो 6000 × 58 डिवाइड विद 96500 × 2। तो ऐसे करो चाहे यूनिटरी से करो, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। इससे भी क्या आएगा? 1.8 ग्राम। कैलकुलेशन सही की है ना? ठीक है, हाँ। समझ में आया सभी को कैसे करेंगे इसके क्वेश्चन? सिंपली ये एक ही फॉर्मूला है, W = ZIT, और वो भी याद ना रहे तो यूनिटरी मेथड। क्लियर है? बट एक मार्जिन के ऊपर तुम लोग एक चीज लिख लो। ठीक है, क्या लिखोगे पता है? लिखो, करंट होता है एम्पियर में। ठीक है, चार्ज के 2 यूनिट हो सकती है, कूलम और फैरेड, याद रखना है। ठीक है, चार्ज Q होता है, करंट I होता है। ठीक है, और टाइम जो है ऑलवेज सेकंड में रखोगे, है ना, ऑलवेज इन सेकंड, ये चीज लिख लेना। ठीक है, 1 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड। तो अगर मैं बोलूं तुमको 5 आवर, है ना, तो 5 घंटे को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे? 5 × 60, तो ये मिनट में हो गया। मिनट से एक और बार करना है, उससे छोटे में तो 60 एक और, हाँ 3600 का मल्टीप्लाई, सीधा 6 × 36 ऐसे। या फिर समझ गया ना कैसे स्प्लिट करोगे, कि R को पहले खाई में किया है मिनट में, एक बार 60 का किया तो ये हुआ मिनट में, और तीनों मतलब एक और बार किया थर्ड टाइम तो सेकंड में हो गया। क्लियर? अगर सिर्फ मिनट तक है, अगर मिनट देता है तो एक ही बार 60 का मल्टीप्लाई करोगे, R देता है तो 2 बार करोगे। तो ये चीज लिख लेना है ना। तो कूलम फेराड में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कि कूलम कभी फेराड। क्लियर है? कूलम C होता है, फेराड F होता है, एम्पियर A होता है, लेकिन करंट I होता है, चार्ज Q होता है। क्लियर है इतना बेसिक्स? ठीक है, अगला क्वेश्चन करें अब। हाँ हाँ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1 फेराड। जो तो बोल रहा है 2 × -1.6 वो करूं, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकलेगा। मैं बोल रहा हूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठे होंगे तो उन सबका चार्ज मिलके होता है 1 फेराड। नहीं समझा? कल तो समझाया था। देखो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? -1.6 × 10 -19 कूलम। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन? 1 मोल। 1 मोल मतलब 6 × 10⁻23। इतने अगर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं तो मेरे को इसको 6 × 10⁻23 सबका जोड़ना पड़ेगा ना। सबका जोड़ा तो कितना आएगा? वो 96500। मतलब अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हुआ? 6 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यही हुआ 1 मोल मतलब। तो इसका चार्ज क्या होगा? 96500 कूलम। और ये आता कैसे? कल भी बताया था, 6 × 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन है अपने पास, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 × 10⁻−19। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 96500 आएगा। समझ गए? आए कि अभी भी समझ ही रहे हो इसको? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होगा तो 6 × 10⁻23 का कितना होगा? उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके अपन ने सीधा वैल्यू याद रख रखी है 96500 कूलम। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चंस में वो मोल के फॉर्म में देता है 1 मोल 1 मोल, तो अपन 1 मोल के ट्रांसफर करते हैं तो फेराड ही लिखा जाता है। क्लियर है?
ठीक है, ये क्वेश्चन करें, ये रब कर दो ये वाला। चलो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। व्हेन 0.1 मोल ऑफ MnO4 इज ऑक्सीडाइज, ठीक है, 0.1 मोल MnO4 को अभी 1 मोल कर रहा था ना, अब 0.1 मोल, तो पहले 1 मोल के लिए निकाल लूंगा, फिर 0.1 मोल के लिए चेक कर लूंगा। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज दिस टू दिस, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन इससे इसमें हो रहा है ना, यहाँ पे चार्ज कितना है 4 to the 8, ये 8 में से 2 ऊपर तो 6, तो ये +6, यहाँ 4 to the 8, 8 में से 1 ऊपर तो 7, तो इधर 7। ये ट्रांसफर कितने का हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो बोल रहा अगर ये 1 मोल लगता, 1 मोल MnO4 -2, ये इससे उसमें कन्वर्ट होने में कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी 1 फेराड। हाँ भाई 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है यार, वो समझ गया ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इसमें किसने ब्लैक इंक से टच कर दिया था इसको, हाँ तो ये वो उसके ऊपर घिस घिस के, मैं ना पेन मेरा अलग ही रखूंगा अभी तो बेचारे इसकी पन्नी भी नहीं उतरी ये बिगड़ गया ना। चलो इधर देखो, ये समझ गए, 1 मोल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि एक होते तो 1 इलेक्ट्रॉन, एक मोल है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे ना, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 फेराड। तो अगर मैं ये 1 मोल लेता हूं तो चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ, बातें नहीं, 1 फेराड। अब इसने क्या बोला, 0.1 मोल लेता हूं तो कितना ट्रांसफर होगा, 0.1 मोल लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 फेराड, ठीक है। ये 1 होता तो 1, तो 0.1 में 0.1 फेराड ही ट्रांसफर होगा ना, ठीक है। तो ना व्हेन ऑक्सीडाइज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज दिस टू दिस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी अब वो किस फॉर्म में दे रहा है वो याद रखना, ठीक है। अगर वो इसी फॉर्म में दे रहा है तो इसी में, और चार्ज के फॉर्म में देगा तो चार्ज निकालोगे ना कि 0.1 × 96500 कूलम, और ये क्या है, चार्ज, तो इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, समझ गए, क्योंकि फाइनली अपने को चार्ज से ही पता लग गया ना कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। करंट देता टाइम के साथ तो भी चार्ज निकालता, टाइम नहीं दिया सीधा चार्ज निकल रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर आया तुम्हारा, ये आया था सभी का, बाकी नहीं किया कोई बात नहीं, समझ गया ना कैसे आएगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार। यहाँ 0.1 था तो 0.1 मोल का चेक कर लिया, 1 का देख रहे थे। अगर भाई उसको वेट में देता कुछ तो वेट देख के चेक करता मैं कि इतने वेट में इतना, तो इतने वेट में कितना, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करें। वेट ऑफ सिल्वर, एटॉमिक वेट 108 दिया है, नहीं देता तो तुमको याद रखना है, और याद कैसे रखना है मैंने मोल में सिखाया था। सिल्वर की माला उससे याद रख लेना कि 108 बीट्स होती है मोती, तो वो वैसे तो अपन नॉर्मल नकली माला यूज करते हैं, लेकिन सोने की तो कर नहीं पाएंगे, चांदी की फिर भी कर सकते हैं, तो चांदी से याद रखना 108 बीट्स चांदी की माला, उससे याद रह जाए, क्योंकि इनके क्वेश्चन आते हैं, सिल्वर बहुत बार फंस जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो सिल्वर का वेट 108, डिस्प्लेस्ड बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्प्लेस्ड मतलब हटाया ना वहां से, जितना यहाँ से हटेगा उतना सॉल्यूशन में आएगा, उतना ही जमेगा, तो कोई सा भी वर्ड यूज करे समझ जाओगे। डिस्प्लेस्ड बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेस इतना ml ऑफ ऑक्सीजन एट FTP। आया क्वेश्चन, क्या पूछा वापिस पढ़ो। द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेस इतना ml ऑफ O2 एट FTP विल बी। देखो सबसे पहले तुमको, अब उसने पूछा वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, क्वेश्चन अब पढ़ते हैं ना। वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी देने पे सिल्वर डिस्प्लेस होके अलग हो रहा है, ठीक है। विच डिस्प्लेसेस, कॉमा समझ जाओ, ठीक है, विच डिस्प्लेसेस वही इलेक्ट्रिसिटी, डिस्प्लेस इतना ml ऑफ O2। तो पहले मैं ये पता कर लूंगा कि इतना ml O2 को अलग करने में या ये करने में कितना चार्ज या कितनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, तो ये बोल रहा है उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं सिल्वर में दूं तो कितना वेट ट्रांसफर होगा। तो उसने हिंट ये दी है कि पहले पूछा है कि सिल्वर का कितना वेट ट्रांसफर होगा, अगले पार्ट में दिया है कि उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं ऑक्सीजन वाले में पास करूं तो इतना ml ऑफ ऑक्सीजन उड़ेगा या अलग होगा। नहीं आया,
नहीं आया? कितनों को नहीं आया क्वेश्चन फोन में? कितनों को आ गया? वो हाथ खड़े करो। आ गया वाले? एक दो आ गया। क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, मैं बाकियों को समझा देता हूँ। इधर देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन है सारे, है ना, वो स्टार्टिंग के 2-3 छोड़ दो तो यहाँ से। द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे सिल्वर डिस्प्लेस हो रहा है। इतना समझ में आया? ठीक है। वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, दी है क्या? नहीं दी है, तो उसके कुछ हिंट दी है। हिंट क्या दी है? विच डिस्प्लेसेस। तो ये विच जो है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया है। ठीक है। विच डिस्प्लेसेस 5600 ml ऑफ ऑक्सीजन एट FTP। तो बोल रहा है कि पहले आया। अरे तुम यहां नहीं आ रहा तो वहां क्वेश्चन पढ़ के कैसे सॉल्व करोगे? ये इस चीज के लिए दिया है। करना ये है कि इतना ml ऑक्सीजन के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है पता लग जाएगा, क्योंकि उसने दिया ना विच डिस्प्लेसेस इतना ml ऑक्सीजन। तो इतना ml ऑक्सीजन के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही होगी उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज हो रही है ना। इसने बोला है, 2 अलग अलग क्वेश्चन है ये, बट उसने इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली ना देते हुए क्या बोला है? अच्छा सुनो, ऐसा सुन लो। 2 बीकर खुद से इमेजिन कर लो, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं। तो पहला बीकर है जिसमें सिल्वर वाला प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। इसमें कितना करंट दूं? ठीक है, कि सिल्वर कुछ दिया गया, वेट, सॉरी हाँ, वेट डिपॉजिट हो। तो उसने ना तो वेट पूछा है पहले कि वेट कितना डिपॉजिट हो, और जो करंट दे रहा हूं वो बताया नहीं है। वेट पूछा है तो वेट कब पता लगेगा मेरे को कितना जमा है? जब करंट पता लगेगा कि इतना करंट जाएगा तो इतना वेट डिपॉजिट होगा। इसने वेट पूछा और करंट भी नहीं दिया, लेकिन इस करंट कितना लग रहा है इसके लिए एक हिंट दी है। हिंट क्या दी है? एक दूसरा कोई सा बीकर होगा, उसमें अगर 5600 ml ऑक्सीजन निकलती है, तो 5600 ml ऑक्सीजन अगर निकल रही है तो कितने मोल से निकल रही होगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी, वो यहाँ से पता लग जाएगा। तो ये बोल रहा है उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी अगर मैंने इसमें भी दी तो कितना वेट डिपॉजिट होगा। अब आया समझ में? अब क्वेश्चन रीड करके देखो उसकी इंग्लिश। द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाय व्हाट क्वांटिटी नहीं बताया, बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। विच डिस्प्लेसेस, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्लेस कर सकती है इतना ml ऑक्सीजन को। तो इतना ml ऑक्सीजन को अगर डिस्प्लेस कर सकते हैं तो पहले मेरे को यहाँ से पता लग जाएगा ना कितनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्लेस कर पा रही होगी। उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें लग रही है। उसने बोला है कि उतनी इसमें दूंगा, तो वो हिंट उसने आधे आधे पार्ट में दी है। समझ में आया अब? ठीक है। अब यहां से मैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकालूं? मोल निकलेंगे, और एक ऑक्सीजन के मोल पे -2 चार्ज होता है, तो मोल के हिसाब से मेरे को चार्ज पता लगेगा। होशियार हो, इधर देखो। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो V अपॉन 22.4। वॉल्यूम कितना दिया है? 5600 ml, तो इसको भी ml में रखूंगा, 22400, है ना। 1 2 1 2, ये कट करना जरा 56 है ना। 1 2 3 4, 6 4 24। ठीक है। 1 जा और 1 2 3 4, 4 जा। समझ में आ रहा है कैसे कट किया? अगर मैं इसको 50 मान लेता, इसको 200 मान लेता, तो ये 4 से तो कट ही रहा है, बचा हुआ 6, 6 4 जा भी 24 होगा, तो 6 और जोड़ दूंगा हर 50 में, तो 24 तक पहुंच जाएगा ना। समझ गए क्या बोला मैंने? ठीक है। तो इसीलिए 1/24। ठीक है। 1/4 मतलब 0.25, 0.25 क्या? मोल। मुझे ये पता है कि 1 मोल ऑक्सीजन वाले में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ट्रांसफर होते हैं 1 मोल से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि ये लिखाया था तुमको। समझ में आए? तो 1 मोल ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इसने क्या बोला? 0.25 मोल, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराड लगाएगा, तो इतने मोल के लिए कितना फेराड लगेगा? निकल जाएगा ना। 1/0.25 इज इक्वल टू 2 फेराड है, ये x है, तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी 0.25, सॉरी 2 इंटू 0.25 बाय 1, यही है। इसको इधर ले जाऊंगा तो 1 नीचे, इसको ऊपर, तो 0.5 का डबल कितना होता है? 50। मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो समझ में आता है ना। तो 0.50 है ना। 25 25 25 25 100 होता है, तो 2 बार करेंगे तो 50। तो
कितना है 0.50, ये क्या निकला मेरा 0.50 फेराड, पता होना चाहिए ना क्या निकला, ठीक है। इसमें इतना फेराड अगर लग रहा है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराड चार्ज, तो यहाँ पे कितना फेराड चार्ज होगा वो पता लग जाएगा ना, 1 मोल में इतना है तो इतने मोल में कितना, तो वहां से कितने फेराड लग रहा है 0.50, तो 0.50 फेराड चार्ज अगर मैं सिल्वर वाले में दूं तो कितना डिपॉजिट होगा। तो यही इसका आगे वाला प्रोसेस ऐसा है। देखो अगर सिल्वर का वेट कितना होता है 108 ग्राम, तो सिल्वर होता है Ag, ठीक है उसका वेट है 108 ग्राम, चार्ज होता है Ag पे 1, ठीक है। तो 1 फेराड अगर इलेक्ट्रिसिटी देता तो 108 ग्राम जमता, तो इसने क्या बोला 0.50 मतलब आधा, 0.5 मतलब आधा हो गया ना, तो इसका आधा वजन जमेगा। तो इसको x रखूं और x को जब सॉल्व कर लोगे ऐसे करके, तो इसका अंदाज क्या होता है 54, समझ गए, हाँ ग्राम, इतना वेट डिपॉजिट होगा। समझ में आया क्या किया, कोई दिक्कत किसी को इसमें, किसी को भी क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या पूछा था वो। इस ऑक्सीजन वाले प्रोसेस से तुमको पहले इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगती रही ये फाइंड करना है, उसने बोला उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं सिल्वर वाले में दूं तो कितना डिपॉजिट होगा। सिल्वर में मुझे पता है प्लस चार्ज होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब 1 फेराड, तो 1 फेराड के ट्रांसफर पे 108 जमना चाहिए, 108 ग्राम, तो इतने फेराड पे कितना जमेगा। क्लियर, अभी भी ऐसा है क्या कोई जिसको नहीं आया हो, ठीक है आ गया है ना, और जिनको नहीं आया होगा सोच रहे होंगे इतनी बार पूछ लिया अब नहीं पूछ रहे चलो ये वाला क्वेश्चन करें हम, इसके बाद और भी क्वेश्चन है ना, तो इससे तुमको ये फेराडे वाले बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि वैरायटी क्या है, ठीक है। फर्स्ट बोर्ड, सेकंड बोर्ड, थर्ड बोर्ड ऐसा कुछ होगा, ठीक है। चलो ये पोर्शन रब करो, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो फेराड क्या मतलब 1 फेराड मतलब इतना कूलम, क्लियर चलो क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को, हाँ ना, ना पढ़ के देखो। क्वेश्चन आया फोन में, बाकी पढ़ के देखो क्वेश्चन, पढ़ो, चलो पढ़ लिया शायद। इधर Al2O3 इज रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस किसका कर रहा है Al2O3। देखो यार क्वेश्चन देख के तुमको बस इतना समझ में आ जाना चाहिए, Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, तो एक एल्यूमिनियम के लिए मतलब 1 मोल Al2O3 या 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए +3 मतलब 3 फेराड चार्ज लग रहा है। अब आगे की प्रोसेस देखना जो पूछ रहा है, एट लो पोटेंशियल एंड हाई करंट, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कितना पोटेंशियल कितना करंट बताया नहीं, बस बोला हाई करंट मतलब ज्यादा करंट और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको वो हाई वोल्टेज का इसमें कोई लेना देना नहीं, वो कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा है वो। इफ 4 × 10 बातें नहीं, इफ 4 × 10⁴ एम्पियर ऑफ करंट, अब तुम करंट की वैल्यू देखो ना कितनी है, 4 × 10⁴ मतलब 4000 एम्पियर, हाँ 40,000 एम्पियर, तो इसीलिए लिखा है उसने हाई करंट। अपने जो चार्जर होते हैं ना नॉर्मल फोन वोन के, ये 5 एम्पियर 10 एम्पियर ऐसा कुछ होते हैं, ठीक है, इतने करंट को पास करते हैं, ये 40,000 एम्पियर है, समझ गए, ठीक है। वो छोटे वाले स्पीकर आते हैं वो 10 एम्पियर 5 एम्पियर के आते हैं, इतने छोटे आते हैं ना स्पीकर, 5-10 एम्पियर के आते हैं वो, तो ये 40,000 एम्पियर तक का करंट पास कर सकता है, बहुत ज्यादा, इसीलिए वो लिखा है हाई, तो उसका बस ये मतलब था कि इतना है। ऑफ करंट इज पास थ्रू मॉल्टन Al2O3, मॉल्टन Al2O3 से इतना करंट पास किया, कितने 6 घंटे के लिए, और इतना एम्पियर लिखा है मतलब करंट है वो आई है, ठीक है। व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड, कोई दिक्कत होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना देखो या तो फॉर्मूले से करते रहो या फिर सीधा करो। एल्यूमिनियम वाले केस में मुझे पता ना Al+3 से एल्यूमिनियम जमेगा, उधर 3 फेराड चार्ज लगेगा, समझ गए। एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है, वेट पूछा है क्या, हाँ वेट ही पूछा है,
तो एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है 27 ग्राम। 27 ग्राम के लिए कितना चार्ज लग रहा है 3 फैराड या 3 × 96500 कूलम। चार्ज में बाद में जो भी ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। अब इतना में इतना लग रहा है, तो इसने क्या पूछा, इतना एम्पियर करंट में इतने टाइम के लिए पास करूं जो कि 6 आवर। तो पहले मैं वहां से चार्ज निकाल लूं कितना, तो मेरे को वेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ देखो ये पूछा है उसने कि कितना वेट डिपॉजिट होगा अगर इतना करंट इतने टाइम के लिए, तो इतना करंट इतने टाइम, तो वहां से चार्ज ही मिलेगा मुझे। तो चार्ज क्या होता है, Q बराबर IT। ये फॉर्मूला नहीं याद रहे तो ऐसा होता है IT फैक्टर, अरे इंजीनियरिंग में होता है ना IT फैक्टर, तो उसे याद रखना IT चार्ज, ऐसा याद रहे, वरना देख लेना जैसा तुमको सही लगे, ठीक है। सारे इधर करंट कितना होता है 4 × 10⁴, क्योंकि ये सब चीजों में मेरे को बहुत दिक्कत होती है, का इधर हो जाता है, कभी Q × T कर दूंगा, कभी ऐसा, इसीलिए चलो 4 × 10⁴ एम्पियर, ये करंट की वैल्यू लिखी, ठीक है। टाइम कितने देर के लिए, 6 घंटे के लिए, तो 6 × R को पहले मिनट 60, मिनट को सेकंड, तो ये कितना, इतना चार्ज, तो बोल रहा इतना चार्ज अगर पास करूं तो कितना जमेगा, तो पहले इसकी वैल्यू देख लो, बाप रे बहुत ज्यादा जा रही है, तो अच्छा रुको, 6 6 36, 36 × 6 216, 216 × 4 6 24 4 4 5 6 4 2 8, गलत चला था 864, ठीक है। अब जीरो कितने बचे थे, 1 2 ये और 4 ये, तो 10⁶ है ना, 4 और 5 6, समझ में आए। तो इतना चार्ज क्या में होगा, कूलम में दिया होगा, ठीक है। तो इसको भी मैं कूलम में कन्वर्ट करूंगा बाद में, ठीक है। 864 × 10⁶ कूलम, क्योंकि अपन हाँ ये चार्ज ऐसे निकालते हैं। अब वो इसको फैराड में, हाँ लेकिन 1 फैराड 96500 होता है, तो फिर ये वो ऐसे करके बहुत, तो इस सीधा में इसको लिख लूं 3 × 96500 कूलम, बेस्ट है, ठीक है। वैसे पता है बहुत राउंड फिगर अगर मेरे को करना हो ना, ये 965 और 864 काट दूंगा मैं, ठीक है। इसको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा तो 900, इसको थोड़ा आगे ले जाऊंगा तो 900, तो सीधा ये और ये कट गया, बहुत कैलकुलेशन आएगी वरना। तो सबसे अब आंसर क्या है, 27/x = ऊपर 3 ही बचा, 300 बचा, और इसके 2 0 से ये 2 कट जाएगा तो 4 बचेगा, ये 2 भी हटा दो, तो नीचे कितना बचा बस 10⁴, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 1 3 3 9 27, तो 9 × 10⁴ ग्राम, इतना डिपॉजिट होगा। कैसे करना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन तुम्हारे अप्रॉक्स में आएंगे, अगर 8 पॉइंट कुछ दे रहा है तो तुम समझ जाना ना, वही आंसर होगा। बस बहुत एग्जैक्ट है कि 8.01 02 03 ऐसे दिए तो कैलकुलेट ही करना पड़े, लेकिन ऑप्शन देख के समझ में आ जाता है, इतनी पास में कभी नहीं देता। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को, या फिर इसको फॉर्मूले से भी करते तो वही W = ZIT, कितना वेट डिपॉजिट = एल्यूमिनियम का वेट अपॉन उसकी वैलेंसी 3 × चार्ज × टाइम, समझ में आता है ना। W = ZIT होता है, तो वेट ही पूछा था, Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500, इक्विवेलेंट वेट क्या था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट 27, वैलेंसी 3, हाँ, और ये 96500 इनटू करंट कितना 4 × 10⁴, टाइम कितना 6, तो 6 × 60 × 60, ये भी पूरा सॉल्व करते तो वही आता, वही ऊपर ने ऐसे किया है। क्लियर है, तो फार्मूला नहीं लग के भी सारे क्वेश्चन हो गए, फार्मूला लग के भी आधे हो जाते हैं, वो स्टार्टिंग वाले तो ऐसे ही कर लोगे वैसे भी। क्लियर है, और क्वेश्चंस करूं, ठीक है।